अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, देखते हैं कि क्या है। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन इन दी फॉलोइंग। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे और उसी के साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखिए एमसीक्यू क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हम रफ वर्क करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट पे ये लिखा हुआ है ए और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी माइनस डी। तो देखिए इसका इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो हम इसको रफली पहले सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये जो ए लिखा हुआ है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी, और सी से करेंगे तो आ जाएगा ए सी, और डी से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए डी। तो अब आप देख लें कि इस तरह का जहाँ पे आंसर लिखा है, जहाँ पे 2 प्लस साइन है और एक नेगेटिव साइन है और वो नेगेटिव साइन होना चाहिए ए डी के साथ। तो देखिए ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये देखिए बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं हो रहा। और वैसे भी ये देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही प्लस हैं, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद ये देखें ए सी प्लस ए बी माइनस ए डी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बस यहाँ पे ये डिफरेंस है कि उन्होंने इस टर्म को इधर लिखा हुआ है और ये वाली टर्म को इधर लिखा हुआ है। तो हमने आपको याद होगा कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ए प्लस बी लिखा हो तो हम इसको बी प्लस ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखिए ये वाला इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पे एक प्लस एक नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही प्लस है, ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखिए दोनों नेगेटिव साइन है। ठीक है, इस वजह से तो ये इस तरह से हमने ये इसको सॉल्व कर लिया और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है ए की एक्सपोनेंट आर मल्टीप्लाई ए की एक्सपोनेंट माइनस एस डिवाइड बाई ए की एक्सपोनेंट माइनस एस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आ गई है और डिवीजन भी आ गई है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, तो हम पहले किसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव ही है, तो अब ये देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड। और हमने पढ़ा था कि जब बेसिस सेम हो एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो यहाँ पे तो बेसिस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो आपकी चॉइस है कि आप जिस तरह से मर्जी इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं बेसिस सेम वाला रूल अप्लाई करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ये तो ऐसे लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी ऐसे आ गया। अब आप देखें यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एस। ये सेकंड वाला माइनस क्यों है, क्योंकि देखिए डिवाइड है, और डिवाइड में आपको पता है कि हमने ये वाला रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास x की पावर m है और इधर x की पावर n है, तो बेसिस सेम हो तो हम इसको लिख सकते हैं m माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये a की पावर r ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा a की पावर माइनस 2s। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इनको इकट्ठा करता हूँ तो इसका आंसर आएगा a की पावर r माइनस 2s। देखें इस तरह का कोई आंसर है यहाँ पे ना, ये वाला आंसर ऐसा है, ये r माइनस एस है, लेकिन ये r माइनस 2s है, ये r प्लस 2s है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर इसका मतलब है कि इस तरह का आंसर नहीं है, हमने इसको कंबाइन नहीं करना। तो फिर देखें इसको कैसे करना है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट आए तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अब देखें कि इस तरह का आंसर है, यस इस तरह का आंसर है ये, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ, इधर लिख लेता हूँ मैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ ए बी, यानी ए बी का nth रूट। तो देखिए इसके जो आंसर हैं वो एक फर्स्ट रेडिकल की फॉर्म में लिखा है और बाकी सारे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे हैं। आप मुझे बताएं कि जब हमने ये टॉपिक सीखा था, हमने एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली सिखाया था कि किस तरह से एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में जाना है और रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पे ज़रा सोचें, जब भी हमारे पास ये लिखा होता है रेडिकल, तो जब हम इसको रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद इसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो एक्सपोनेंट हम वो लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं 1। ठीक है, 1 लिखते हैं, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में ये जो बाहर लिखा होता है जिसको हम इंडेक्स ऑफ द रेडिकल बोलते हैं वो लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए बी और इसकी होल एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं जी पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि वो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, लेकिन उससे भी पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। और ये जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक में, तो वहाँ पे इन डिटेल मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोबारा से बता देता हूँ, जब भी हमने किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होता है तो हम उसके न्यूमरेटर को बना देते हैं डिनोमिनेटर
और डिनोमिनेटर को क्या बना देते हैं, न्यूमिनेटर। तो आपसे पूछा जा रहा है सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलें बारी बारी इनको चेक करते हैं। 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3। तो आप देखें ये सेल्फ तो ना हुआ, सेल्फ का मतलब ये है कि आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करें तो वही आंसर आए, तो ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं -3, इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे वो होगा -1/3, यानी इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आते हैं -1, -1 का जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो इसका आएगा -1/1, तो यानी देखें इसके फ्रैक्शन में क्या है 1, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे फाइनली तो ये इक्वल होगा -1 के। तो आप देखें आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, -1, तो आपका आंसर भी क्या है -1, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और 0 का तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। देख लें, फिर दोबारा से बता देता हूँ। ये देखिए 0 है, जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे क्या आएगा, 1/0, तो 1/0 क्या है आपके पास, अनडिफाइंड फॉर्म है, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास MCQ नंबर 5 है। MCQ नंबर 5 में लिखा हुआ है कि इफ़ इज़ A इज़ ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 का मतलब कि A पॉजिटिव है, तो देन आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेडिकल ऑफ A है यानी स्क्वायर रूट ऑफ A वो क्या होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं √2, अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐसा नंबर लिख लेता हूँ जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। इसको जब आप सोल्व करेंगे ना कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आएगा NTNR, जो कि शो करेगा कि ये नंबर है इर्रेशनल, ठीक है। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी 2 आएगा, टर्मिनेटिंग वाला आंसर आएगा। और ये जो होता है टर्मिनेटिंग, इसको हम बोलते हैं कि वो आपके पास रैशनल नंबर है। यानी 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, जब भी आप स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर लिखना है ना, पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव हो जो भी हो, ठीक है। आप देखेंगे ये मैंने परफेक्ट जो है स्क्वायर लिखा तो उसका आंसर एक इंटीजर आ गया, ठीक है। समटाइम ऐसे भी होता है, ये देखें जैसे कि जो है 25 इधर लिखा हो /9 लिखा हो ये, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 5/3 आएगा, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं तो 5/3, तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है 1.666, यानी रिपीटिंग वाला केस है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं, यानी इंटीजर भी आ रहा है, रैशनल भी आ रहा है और इररेशनल भी आ रहा है। अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं जी अगर कोई नंबर A पॉजिटिव है तो उसका जो स्क्वायर रूट है उस नंबर का वो क्या आएगा, क्या वो रियल होगा, क्या वो इंटीजर होगा। देखिए इंटीजर तो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इरेशनल भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद रैशनल भी आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि हम इन तीनों में से किसको सही करें। लेकिन आपको एक बात पता होगी कि हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर्स का, ठीक है, और वो इक्वल होता है रैशनल और इररेशनल के यूनियन के, यानी इन 1, 2, 3 और 4 में सबसे बड़ा सेट ये है। तो रियल नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में आपके इंटीजर्स भी आते हैं, रियल नंबर में आपके रैशनल भी आते हैं और रियल नंबर में इररेशनल भी आते हैं, तो इस वजह से रियल वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखें जी, ऑप्शन नंबर 6 है इफ़ A/B इज़ इक्वल टू A। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, MCQ नंबर 6 है, A + B इज़ इक्वल टू A। आपसे पूछें बताएं B की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ से, B की वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप उसको इधर रहने दें और ये उधर चला गया A - A, तो B की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये कट हो जाएगा तो B की वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पे देखें क्या आंसर है, 0 लिखा हुआ है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक और तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने कैंसलेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी से ये इस तरह आप कट भी कर सकते हैं। अगर आप इक्वल के इस साइड और इस साइड पे इन दी फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैंसिल कर रहे हैं तो आंसर 0 आता है, मतलब वो टर्म कट होकर 0 आंसर देती है। लेकिन जब आप कुछ इस तरह से कटिंग करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फिर 1 आता है, तो ये भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें लिखा हुआ है इफ़ A × B इज़ इक्वल टू 1। तो आपसे पूछ रहे हैं अगेन B की वैल्यू बताएं। अब B की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये A इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो B इज़ इक्वल टू 1/A। तो देखें ऐसा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, B की वैल्यू पूछ रहे हैं तो ये लिखा हुआ है 1/A, ठीक है। अच्छा जी, 8 वाला ऑप्शन देखें, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कोई नंबर A है तो वो इक्वल भी किसके होगा, A के, यानी एक नंबर अपने खुद के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है, y² - 17। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, y² - 17। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के MCQs देख लेते हैं।
तो ये हमारे पास जी बाकी रिमेनिंग MCQ उनमें MCQ नंबर 9 है। MCQ नंबर 9 में देखें क्या लिखा हुआ है, इफ़ A मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल टू A, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। B की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने 2 एक्सप्रेशन इस तरह के सोल्व किए हैं। तो ये आपका MCQ नंबर 9 है। तो यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल टू A है। तो ये B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B को इधर रहने दें, ये A जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो A डिवाइड बाई A, तो B का आंसर क्या आ गया, 1। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये मैं सॉल्व इस वजह से डिटेल में करवा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स MCQ के आंसर जो है मोस्टली वो बुक के पीछे से देख के लिख रहे होते हैं कि ये इसका A है, इसका B है, ये वो। तो फिर पेपर में आप लोग क्या करेंगे। और आपको पता है फेडरल बोर्ड में जो पेपर आता है उसमें स्पेशली MCQ वो SLO बेस्ड और कंसेप्चुअल होते हैं। तो जिस बच्चे ने अच्छे से थ्योरी पढ़ी होती है, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होता है, वही MCQ अच्छे से अटैम्प्ट कर पाता है। ठीक है जी। उसके बाद देखें MCQ नंबर 10, इसमें ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है A मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल टू 1, और आपसे पूछ रहे हैं कि B क्या कहलाएगा। अब B की वैल्यू नहीं फाइंड करने को कह रहे, तो हम फिर भी B की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या। तो B की वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई A। ठीक है। अब 1 डिवाइड बाई A का क्या मतलब है, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A है। ठीक है। क्या ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब ये देखें ये B है, B इक्वल किसके है, 1 डिवाइड बाई A। अब 1 डिवाइड बाई A का क्या मतलब है कि ये, अब ये देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, A है ना। तो इसके डिनोमिनेटर में आपको पता है कि 1 होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 डिवाइड बाई। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। तो ये देखें B किसके इक्वल आ गया, B क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A का मतलब है कि A के न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी तब होता है जब इसका आंसर 0 आता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तब होता है जब इसका आंसर इक्वल टू 1 आता है, तो इक्वल टू 1 तो नहीं आया ना। अच्छा, उसके बाद देखिए सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब होता कि जब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेता तो वही नंबर आता। जैसे देखिए 1 है, मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लूँगा यानी 1 डिवाइड बाई 1 लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक और एग्जांपल देख लें जो भी थोड़ी देर पहले सोल्व की थी, -1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो क्या आएगा, -1 डिवाइड बाई 1, तो जो कि फाइनल आंसर ये बनेगा। तो ये भी -1 और 1 एक दूसरे के सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। 1 सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है, और -1 भी सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। लास्ट वाला देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब ये देखें, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि A प्लस B हो तो हम लिख सकते हैं B प्लस A, इस तरह से। अब इसमें देख लेते हैं एडिशन के अकॉर्डिंग। मैं कोई 2 नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रॉम रियल नंबर, तो मैं पहले एडिशन के अकॉर्डिंग चेक करता हूँ। तो 2 + 3 क्या ये इक्वल होगा 3 + 2 के, यस डेफिनेटली होगा, दोनों का आंसर 5 आएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर B, इसका मतलब A वाला सही होगा। उसने कहा डज नॉट होल्ड, हमने वो बताना जिसमें होल्ड नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर B देखें, मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 2 और 2 × 3, कितना आंसर आएगा, 6। ठीक है, अच्छा जी, ये भी करेक्ट है। उसके बाद C पे आते हैं। C में कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन। अब मैं 2 में से 3 को माइनस करता हूँ और 3 में से 2 को माइनस करता हूँ, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि जिन 2 नंबर्स को आपने इधर लिखा है उन्हीं 2 नंबर को उधर लिखना है, लेकिन उनके अरेंजमेंट चेंज करनी है। तो आप इसका जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा -1, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि हर एक MCQ को इन डिटेल जाके आपको चीज़ों को समझाया जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी MCQ में आपको लगा कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को, आपकी क्यूरी को सॉल्व करूं। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आई है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं, और कोशिश करें कि जिस तरह से मैंने MCQ को सॉल्व किया है इन मेथड से आप MCQ को सॉल्व करें। डायरेक्ट आंसर की तरफ ना जाया करें, बल्कि उसको सॉल्व करके आंसर खुद बनाया करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। और साथ साथ बार बार मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ कि आप वीडियोज़ को देखने के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाएं आप, ठीक है, तो फिर ही आपके मैथ में अच्छे स्कोर आप कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।